आज की इस मूवी में हम देखेंगे कि पिछले 8 साल से इस कुंफू मास्टर ने अपने पैरों में 25-25 किलो के जूते पहन रखे हैं। इन्हें पहनकर ही वो दुश्मनों के झक्के छुड़ा देते हैं। तो सोचो, जब वो इन्हें उतारेगा तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही होता है आज की हमारी इस मूवी में। इस मूवी का नाम है आयरन प्रोटेक्टर। कहानी की शुरुआत में हम एक कुंफू मास्टर को देखते हैं जिसका नाम है बुलिन। वो चीन की एक काफी पुरानी जाति से था जिनके पास लोहे जैसी ताकतवर पैरों की शक्ति थी और वो जिंदगी में पहली बार बड़े शहर में आया था। अचानक से कुछ गुंडे भागते हुए वहां से गुजरी और एक आइसक्रीम खाते बच्चे से टकरा गए। उसकी मदद करने के लिए बुलिन भी उन गुंडों के पीछे भागा। असल में वो गुंडे एक आदमी को मारने के इरादे से आए थे, लेकिन बच्चे की आइसक्रीम की पैसे वापस लेने के लिए बुलिन ने उन्हें रोक लिया। जैसे ही गुंडों ने उस पर हमला किया तो बुलिन भी पीछे नहीं हटा। उसने अकेले ही उन गुंडों का सामना किया और एक माहिर कुंफू योद्धा होने की नाते एक एक को धूल चटा दी। आखिरकार वो जीत गया और उसकी वजह से जायशान नाम का एक अमीर आदमी की भी जान बच गई। उस आदमी ने बुलिन को कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन बुलिन ने इनकार कर दिया। फिर वो वापस उस बच्चे के पास गया और उसे एक नई आइसक्रीम दिलाई। तभी अचानक चारों ओर से कई गाड़ियों ने उसे घेर लिया। फिर उनका लीडर जियांगली बाहर निकला और उसने बुलिन को गले लगा लिया। वो भी एक कुंफू योद्धा था जो अब बॉडीगार्ड्स की कंपनी चलाता है। बुलिन और जियांगली बचपन में एक ही गुरु से कुंफू सीखा करते थे। दोनों एक साथ ही बड़े हुए और फिर जियांगली शहर में आकर रहने लगा तो वो अमीर होने के कारण अपनी गुरु की सिखाई बातें भूल चुका था। फिर पता चलता है कि जियांगली ने खुद से गांव नहीं छोड़ा था, बल्कि एक दिन उससे ट्रेनिंग में गलती हो गई थी जिसकी वजह से गुरु ने उसे निकाल दिया था। अब बुलिन ने उसे गुरु की अस्थियां दिखाकर कहा कि गुरु की मौत हो गई है। ये सुनकर जियांगली फूट फूट कर रोने लगा। अगले दिन वो दोनों जियांगली की कंपनी में गए और जांच के वक्त बुलिन को अपने जूते उतारने को कहा गया क्योंकि वो लोहे के बने थे। लेकिन जियांगली इन जूतों की कहानी जानता था, इसलिए उसने बुलिन को अंदर आने दिया। वहाँ जायशान जियांगली के पास अपनी बेटी के लिए एक बॉडीगार्ड लेने आया था। जियांगली ने उसे अपनी आदमियों की ताकत का नमूना दिखाया, लेकिन जायशान को तो बुलिन में ही इंटरेस्ट थी। आखिरकार बुलिन मान गया क्योंकि उसकी गुरु ने सिखाया था कि कमजोरी की रक्षा करने के लिए अपनी सब कुछ कुर्बान कर दो। अगले सुबह बुलिन की मुलाकात जायशान की बिगड़ी बेटी फेफे से हुई। फेफे को लगा कि वो एक चोर है, इसलिए उसने डर के मारे अपना टावल ही गिरा दिया। जब उसे पता चला कि बुलिन उसका बॉडीगार्ड है तो फेफे ने उसे पैसे देकर उससे छुटकारा पाने की सोची, लेकिन बुलिन अपने उसूलों का एकदम पक्का था। फेफे ने उसे नकली बंदूक से भी डराया, लेकिन बुलिन पर कहाँ असर होने वाला था। फिर वो दोनों मॉल गए जहाँ बुलिन हर जगह फेफे के पीछे चलता रहा। फिर फेफे ने देखा कि कुछ बदमाश एक लड़की को परेशान कर रहे हैं तो फेफे ने सीधा जाकर उनके लीडर को थप्पड़ मार दिया। फिर उस चालाक लड़की ने झूठ बोल दिया कि मैं आपको बिना वजह से क्यों थप्पड़ मारूंगी, वो दिख रहा है एक लड़का, उसने ही भेजा था मुझे। अब वो बदमाश लड़के मिलकर बुलिन को पीटने ही वाले थे कि बुलिन ने कह दिया कि मैं इस लड़की को तो जानता ही नहीं, कौन है ये। तो वो गुंडे एक बार फिर से फेफे के पीछे पड़ गए। बुलिन भी मुस्कुराकर उनकी चूहे बिल्ली का दौर देखता रहा। थोड़ी देर मजे लेने की बाद उसने फेफे की मदद की और उन गुंडों को भगा दिया। रात को उसने सपने में देखा कि उसके पिता ने उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। असल में ये उसके साथ सच में हुआ था जब वो सिर्फ 7 साल का था। उसके खुद के पिता ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये बुलिन को नहीं पता, लेकिन उसके पिता ने कहा था कि सफलता के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। फिर हम मिस्टर फू नाम की एक गैंगस्टर को देखते हैं जो जायशान का बॉस हुआ करता था, लेकिन अब वो जायशान को मारना चाहता है क्योंकि उसके पास फू की सारी काली करतूतों के
सबूत थे। तभी एक ज्योतिष ने बताया कि फू की मौत जल्द ही होने वाली है। ये सुनते ही फू ने गुस्से में उस ज्योतिष को गोली मार दी। अगर ये पहले ही अपना भविष्य देख लेता तो ऐसी बकवास ना करता गैंगस्टर के आगे। फिर अगले दिन बुलिन और फेफे रेस्टोरेंट में गए। फेफे खाना खा रही थी और बुलिन उसके पास खड़ा सब पर नजर रख रहा था। अचानक उसने एक वेट्रेस को पकड़ लिया क्योंकि बुलिन के मुताबिक वो फेफे को मारने वाली थी। फेफे गुस्सा होकर बाथरूम चली गई, लेकिन बुलिन उसे जबरदस्ती बाहर ले आया। घर लौटते हुए उन दोनों में फिर से झगड़ा हो गया। तभी कुछ आदमियों को लगा कि बुलिन उस लड़की को बिना बात के परेशान कर रहा है, तो वो फेफे को बचाने आ पहुंचे। मौके का फायदा उठाकर फेफे भाग निकली, लेकिन उसे उस वेट्रेस ने किडनैप कर लिया। बुलिन का शक एकदम सही था। उसने तुरंत गाड़ी का पीछा किया और एक बीच से कूदकर गाड़ी के ऊपर पहुंच गया, लेकिन वो वहां बैलेंस नहीं बना पाया और नीचे गिर पड़ा। दूसरी बार तो वो सामने से ही गाड़ी पर कूद गया। उसने उस नकाबपोश गुंडों को बहादुरी से सामना किया और फेफे को बचाकर सही सलामत घर ले आया। घर पहुंचकर फेफे ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो वेट्रेस मुझे किडनैप करने आई थी? बुलिन ने बताया कि एक इंसान मुंह से तो झूठ बोल सकता है, लेकिन उसकी चाल ढाल देखकर ये बताया जा सकता है कि उसकी असली इरादे क्या है। फिर फेफे ने बताया कि बचपन से ही उसके बहुत से बॉडीगार्ड्स रहे हैं। उसे कभी अपनी मन की चीजें करने की आजादी नहीं मिली, तभी से उसे बॉडीगार्ड से नफरत हो गई। लेकिन बुलिन उसे बाकियों से अलग लगता है। फिर रात को सोने से पहले फेफे ने अपने परिवार की तस्वीर देखी और अपनी माँ को याद करके रोने लगी। उधर गैंगस्टर फू ने अपने एक आदमी को जियांगली के पास भेजा। वो जियांगली की मदद से जायशन का काम तमाम करना चाहता था। हालांकि जियांगली को ये कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो मान गया। असल में जब जियांगली पहली बार इस शहर में कदम रखा था तो मिस्टर फू ने ही उसे खाना खिलाया और उसका बिजनेस खोलने में उसकी मदद भी की, तो वो अपने आप को फू की एहसानों तले दबा महसूस करता था। इसके बाद अगले दिन जियांगली बुलिन से मिला और अपने पहुंच के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगा। उसने कहा कि उसकी शहर की नामचीन लोगों से जान पहचान है और वो जो चाहे वो करवा सकता है। फिर उसने बुलिन से कहा कि उसे जायशान की बेटी फेफे की रक्षा करना बंद करना होगा, लेकिन बुलिन ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। जिंदगी में पहली बार ये दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने थे। जियांगली ने कहा कि वो अब भी बुलिन से गुस्सा है क्योंकि गुरु ने जियांगली को नहीं बल्कि बुलिन को वो खास जूते दिए। गुरु को हमेशा लगता था कि बुलिन ही सच्चा कुंफू योद्धा है, लेकिन अब जियांगली बराबरी का मुकाबला करना चाहता था। आखिर फैसला हो ही जाए कि हम दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है। तभी उन दोनों में जबरदस्त मुक्केबाजी शुरू हो गई, लेकिन कोई किसी पर भारी नहीं पड़ा क्योंकि वो दोनों ही बराबरी के खिलाड़ी थे। लेकिन जियांगली हमेशा से एक खास टेक्निक में माहिर था। उसकी एक ही मुक्के से बुलिन सीधा दीवार से जा टकराया और नीचे गिर पड़ा। आखिरकार जियांगली ने कहा कि अब वो दोनों भाई नहीं है और वहां से चला गया। बुलिन जानता था कि फेफे की जान को खतरा है, इसलिए वो उसे खुफिया घर में ले आया। उन दोनों ने कई दिन एक साथ कुंफू की प्रैक्टिस की। फिर बुलिन ने बताया कि उसका एक जूता 25 किलो का है। उसने पिछले 8 सालों से ये जूते पहने हैं ताकि वो महाशक्तिशाली बन सके। जिस दिन उसने वो जूते उतार दिए उस दिन कोई उसकी शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाएगा। फिर एक दिन जियांगली के आदमियों को बुलिन और फेफे के ठिकाने का पता चल गया, लेकिन जियांगली जानता था कि उसके आदमी बुलिन के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे, इसलिए उसने अपने गुंडों को काफी भारी हथकड़ियां दी जिससे वो बुलिन पर काबू पा सके। फिर उन्होंने रात को चुपके से बुलिन पर हमला कर दिया। बुलिन और फेफे भागकर जंगल में चले गए और बुलिन वहां भी गुंडों का सामना करता रहा। इसी मौके का फायदा उठाकर 2 गुंडे फेफे को उठाकर ले गए। बुलिन ने भी उनका पीछा किया, लेकिन उसने गलती से हथकड़ियों पर पैर रख दिया। अब उसके जूतों की साथ साथ उसके पैरों में जंजीरें भी थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उन गुंडों को अपनी नानी याद दिला दी। लेकिन आखिर में उन्होंने बुलिन की दोनों पैर बांध के उसे दीवार से दे मारा। इसके बाद एक आदमी उसे खींचकर एक खेत में ले गया। जियांगली की आंखों के सामने उसका भाई आखिरी सांसें ले रहा था, लेकिन उसने अपने दुख को गुस्से में दबा दिया। उसने आगे बढ़कर बुलिन की छाती में एक जोरदार मुक्का मारा। फिर उसके आदमियों ने उसे दफन कर दिया और वापस लौट
आए। लगातार बारिश की वजह से चारों ओर कीचड़ हो गया था। अचानक बुलिन रेंगता हुआ बाहर निकला। असल में उसका दिल दाई तरफ था, इसलिए जियांगली की मुक्के से वो नहीं मरी थी। अब बुलिन वापस घर पहुंचा और 8 साल में पहली बार उसने वो लोहे के जूते उतारे। अब वो एक बेहतरीन योद्धा बन चुका था। फिर उसने अपना हुलिया बदला और सूट पहनकर जियांगली की ऑफिस में पहुंच गया। उसके सैकड़ों आदमी बुलिन पर हमला करने को तैयार थे, लेकिन उसके शरीर से 50 किलो वजन कम होने से बुलिन की फुर्ती इतनी बढ़ गई थी कि वो किसी के हाथ नहीं आ रहा था। उसने सिर्फ अपने पैरों के इस्तेमाल से कई गुंडों को धूल चटा दी। अंत में जीत उसी की हुई। अब वो एक कमरे में पहुंचा जहां मिस्टर फू, जियांगली, फेफे और जायशान मौजूद थे। फू ने उससे पूछा, अरे छोटे, मरने से डर नहीं लगता क्या तुझे? इस पर बुलिन ने जवाब दिया कि सफलता के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। ये सुनते ही फू की तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने अपने बेटे को मारने से पहले यही कहा था। कई साल पहले फू और जायशान एक साथ काम करते थे, लेकिन एक बार फू ने धोखे से जायशान को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। तब से लेकर आज तक जायशान फू से बदला लेने की फिराक में है। फू अपने बेटे बुलिन से बेहद प्यार करता था, लेकिन एक दिन उसने देखा कि बुलिन ने एक जंगली जानवर को सिर्फ अपने आंखों से घूरकर भगा दिया। फिर फू को एक ज्योतिष ने बताया कि उसकी बेटा ही एक दिन उसकी मौत का कारण बनेगा, और इसी वजह से उसने अपने ही बेटे को मारने की कोशिश की थी। हालांकि वो तो सिर्फ अभी एक बच्चा था, लेकिन आज बुलिन को अपनी आंखों के सामने जिंदा देखकर फू हंसने लगा, क्योंकि ज्योतिष की बात तो सच निकली। फिर उसने बुलिन पर गोली चला दी, लेकिन जियांगली बीच में आ गया। वो फू के हाथों की कठपुतली बनकर थक चुका था। फिर उसने कहा कि वो अकेला बुलिन का सामना करके उसकी नई शक्ति को परखना चाहता है। उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इस बार जियांगली अपने अनोखे दस्ताने पहनकर आया था। धीरे धीरे बुलिन की भी शक्ति दिखने लगी। जैसे ही जियांगली हारने वाला था कि तभी फू ने उसको गोली मार दी। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए जियांगली ने बुलिन से कहा कि उसे जिंदा रहकर उनके गुरु की जगह लेनी होगी, ताकि आयरन ले कुंग-फू कला यूं ही विलुप्त ना हो जाए। अब बस बुलिन और फू ही बचे थे। अपनी मौत को सामने देखकर फू ने बुलिन से समझौता करने की कोशिश भी की, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था। बुलिन उसका काम तमाम करने ही वाला था कि अचानक वो रुक गया। उसके गुरु ने उसे सिखाया था कि नियत पर कभी बाल नहीं करना। वो फू जैसा नीचे नहीं गिर सकता था, इसलिए वो उसे जिंदा छोड़कर बाहर से लौट आया। आखिरकार उसने पहाड़ी से जियांगली की अस्थियों को हवा में उड़ा दिया और एक आखिरी बार अपने भाई को, अपने दोस्त को अलविदा कहा। और इसी के साथ आज की ये मूवी यहीं पे एंड होती है।